स्नॉट और गॉब से मिलें। लगता है ये फिर कुछ करने वाले हैं। हे, क्या तुम किसी को इमॉर्टल बनाने की कोशिश करने वाले हो? वो ये कौन है? लगता है इस इंसान को नहीं पता कि अकेलापन किसे कहते हैं। लगता है वो इंसान मिल गए जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मुझे ये जानने का इंतजार नहीं हो रहा कि तुम इसे इमॉर्टल कैसे बनाओगे। हैंडसम डूड के अंदर वोरिस का डीएनए डालने का आइडिया अच्छा है। बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट की मदद से आप किसी को भी इमॉर्टल बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए डीएनए में से बढ़ती उम्र और बीमार होने वाली चीजों को हटाना होगा। पर आज स्नॉट और गॉब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज इमॉर्टल है उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। पहला टेस्ट टेलीपोर्टेशन का है। किसी चीज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में भेजने के लिए आपको सभी एटम्स और न्यूरल कनेक्शंस को ठीक उसी तरह रखना है जैसे वो ओरिजिनल में था। उसके बाद ओरिजिनल वाले को खत्म करना होगा ताकि सिर्फ परफेक्ट कॉपी ही बचे। इसलिए थियोरेटिकली टेलीपोर्टेशन मॉर्टल और इमॉर्टल दोनों को ही खत्म कर देता है। मुझे थोड़े अलग रिजल्ट की उम्मीद थी, लेकिन हार मानना जल्दबाजी होगी। हमारे पास एक एल्कलाइन बात है जो किसी भी जिंदा इंसान को पिघला सकती है। ये शर्म की बात है कि एलियंस ने ब्रेकिंग बैड नहीं देखी, क्योंकि एल्कलाई इंसान से पहले बाथटब को पिघलाएगा। लगता है अगला टेस्ट तुम्हें पक्का मार देगा हैंडसम डूड। ये तुम्हारे दिमाग को खत्म करने से शुरू होगा। इस प्लेनेट पर कोई भी ऐसा एक दिन से ज्यादा नहीं सह सकता। तुम अभी भी जिंदा हो, ठीक है। किस्मत से स्नॉट और गॉब ने कल बड़ा सा मीट ग्राइंडर चुराया था। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मीट ग्राइंडर खुद ऑन नहीं होगा। लगता है इसकी याददाश्त चली गई। साफ कहूं तो इसके सारे न्यूरल कनेक्शंस खत्म हो चुके हैं और इसका दिमाग एक सफेद शीट की तरह है। हमने इसे किसी तरह मार दिया था और अब हम इसका क्या करेंगे मुझे नहीं पता, पर यह दिलचस्प होगा। एक मिनट, तुम एक इमॉर्टल को क्यों मारना चाहते हो? तुम मुझसे छुटकारा पाकर मेरा शो लेना चाहते हो। डैम, इसकी नजर हम पर है। यहाँ से खिसकने का समय हो गया है। कोई बात नहीं, हम अपना खुद का शो बना लेंगे और फिर हम महान बन जाएंगे। निकलो यहाँ से। माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। ओ, आर्नोल्ड, मिलकर अच्छा लगा। आज पार्क में घूमने का फैसला किया है क्या? लगता है ये बरीटो खाना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। जल्दी से कुछ पीने के लिए ढूंढो। आर्नोल्ड, रुको, भगवान जाने इस जादुई दुकान में क्या होगा। खैर, अब क्योंकि तुमने अपनी मैक्सिकन फूड प्रॉब्लम सक्सेसफुली सुलझा ली है, तो चलो थोड़े मजे करते हैं। कितनी लंबी लाइन है। लगता है थोड़ी देर इंतजार करना होगा। या आर्नोल्ड, ये करना अच्छी बात नहीं है। शायद इस प्यारी सी ग्रैनी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्नोल्ड, बच के। तुम्हें पता है आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया, तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैककॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहाँ तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है?
ठीक है, तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। तुम खुद भी अंदर से डिप्रेस हो जाओगे। माफ करना दोस्त, पर ये किसी काम का नहीं है। कोशिश करना बेकार है आर्नोल्ड। तुम अमर हो। आर्नोल्ड, चलो चलकर शो देखते हैं। आर्नोल्ड, ओह ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ओह आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। सूरज खत्म हो रहा है और सुपरनोवा में बदल रहा है और तुम्हें सबसे अच्छी सीट मिली है हमारे सोलर सिस्टम को खत्म होते हुए देखने के लिए। प्लेनेट अर्थ को अपना आखिरी अलविदा कह दो। मेरे ख्याल से वो बरीटो शायद एक गलती थी। मैं स्पेस में हूँ, मैं स्पेस में हूँ। स्पेस। जब वो आराम से सो रहा होता है तो मुझे उसे उठाना अच्छा लगता है। उठो कुंभकर्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है आर्नोल्ड। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मुझे लगता है तुम्हें गूगल करना चाहिए कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। पहले तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करो। और ये रहे इस सवाल के टॉप 3 जवाब, जो है आप अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे बिताएं? अपने चाहने वालों के साथ? मुझे लगता है ये जवाब आर्नोल्ड के लिए सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दबा के जंक फूड खाना। खैर, ये तो तुम रोज ही करते हो। और आखिरकार तीसरा, ओशन में अपने प्यार के साथ दिन बिताना। ओह, अब ये मजेदार हो रहा है। आर्नोल्ड, क्या तुम वो करने तो नहीं जा रहे जिसका तूने पूरी जिंदगी सपना देखा था? वुप्सी डेज़ी, किसी की गैस खत्म हो गई और पैसे भी। अच्छा आइडिया है। तुम लोन लेकर अपना आखिरी दिन अच्छे से जी सकते हो। सबसे ज्यादा पैसे ले लो। तुम इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, हर 50 सेकंड में नई टेस्ला मॉडल एस खरीदने जितना पैसा कमाता है। तुम अब अमीर हो आर्नोल्ड। तुम अब खुद का प्लेन खरीद सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। तुम कहां जा रहे हो? वाओ, तुम टगाया को उसके बॉयफ्रेंड से छीनने आए हो और तुम उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जा रहे हो। आर्नोल्ड, तुम मेरे हीरो हो। काश हम इस पल को यहीं रोक पाते और ये वक्त यहीं रुक जाता। अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है तो दिन को खत्म होने से रोकने के लिए तुम्हें सन से आगे निकलना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें इक्वेटर के साथ साथ वेस्ट की तरफ 1667 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इस रफ्तार से उड़ सको तो दिन कभी खत्म नहीं होगा। माफ करना, पर इससे तुम्हारी जिंदगी के टाइमर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस कुछ सेकंड्स बचे हैं आर्नोल्ड। अब चलो भी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो। समझा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक तुम लोन नहीं भर देते तुम्हें मरने का कोई अधिकार नहीं है। बाय बाय आर्नोल्ड। आर्नोल्ड, देखो ये तुम हो, पर फ्यूचर से। रुको, उसे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, उसे मदद चाहिए। तभी तुम साल 2050 में जा रहे हो। ओ दोस्त, लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है।
और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फायर करते हैं और इम्पल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड, याद रखना इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड, जरूर तुम जैसों के लिए फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ, उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड, अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड, देखो रॉकेट। आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? आर्नोल्ड, तुम बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, तो डॉक्टर ने तुम में कुछ अपग्रेड्स किए हैं, बिल्कुल नए जैसा। लेकिन एक दिक्कत है, अब हमें बिना इम्प्लांट्स के एक और सिपाही चाहिए होगा और तुम्हें समय में पीछे जाकर उसे ढूंढ कर लाना होगा। और ये रहा तुम्हारा वॉलंटियर, उसे पोर्टल में लेकर आओ। डेजा वू, लगता है मैंने पहले भी ये सब कहीं देखा है। और वो रोड रिपेयर की वजह से 3 घंटे से ट्रैफिक जैम में फंसा है। बेचारे आर्नोल्ड को ग्लव बॉक्स में पिछले साल की फ्रेंच फ्राइज मिली है और वो 100वीं बार रिकी मार्टिन की सीडी सुन रहा है जो स्टीरियो में फंस गई थी। मानता हूँ ये बहुत बुरा है। ये मत करो आर्नोल्ड, तुम्हारा वक्त नहीं बचेगा। ये बहुत खतरनाक है। मुझे शुक्रिया कहो आर्नी, मैंने वक्त को रोक के तुम्हारी जान बचाई है, जैसे वो कार्टून्स में करते हैं। तुम ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या करोगे? शायद पेंटागन के आर्कीव्स में जाकर देखोगे कि क्या आर्मस्ट्रॉन्ग सच में चांद पर गया था, या फिर तुम सूजी को किस करने की कोशिश करोगे। ओह, बस तुम जापान मत जाना। उन्हें वक्त को रोकना पसंद है, उन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है। फिजिक्स के हिसाब से अगर वक्त रुकेगा तो सब रुक जाएगा। आपको ये जानने के लिए मैथमेटिशियन होने की जरूरत नहीं है कि स्पीड और डिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है वक्त। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 होगी तो बाकी की भी 0 हो जाएगी। अब एडवेंचर को आगे बढ़ाते हैं। लाइट्स, पार्टिकल और फोटॉन्स भी रुक गए हैं, जिसकी वजह से कुछ भी देखने की शक्ति भी खत्म हो गई है और तुम पानी भी नहीं पी पाओगे। सब कुछ जम गया है। एक और मजेदार बात है, रोशनी जो अर्थ को 65 मिलियन ईयर्स पहले ही छोड़ गई थी, वो अब 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और अगर कोई बड़े से टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ देखे तो उसे डायनासोर्स दिख सकते हैं। पर मैं कहता हूँ असलियत में वापस आते हैं। आर्नोल्ड, अब तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि हमारी जिंदगी का हर सेकंड खूबसूरत है। अरे यार, खैर शायद आज ऐसा नहीं है। एक बार फिर से टीवी देखते हुए शाम कट रही है, तो हमारे पास यहाँ क्या है? एलॉन मस्क ने अंतरिक्ष में नया रॉकेट लॉन्च किया है और अंतरिक्ष ने एलॉन मस्क पर एक मेटेओर लॉन्च किया है। आर्नोल्ड, शांत हो जाओ। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मेटेओर क्या होता है। मेटेओर कॉस्मिक ओरिजिन की एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। उसका वजन कुछ ग्राम से लेकर हजारों टन तक हो सकता है। और डरो मत, इतिहास में मेटेओर स्ट्राइक आज तक सिर्फ एक ही इंसान से टकराया है, 1954 में, और वो भी बस किसी के पैर पर लगा था। ऐसा लगता है कोई हमारी प्लेनेट को बचाने में मदद कर रहा है।
और वो जोश से भरा हुआ है। ऐसा लगता है ये आज तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा और अंत अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, वही पुराना घिसा पिटा। ऐसा लगता है धरती फिर से तबाह होने वाली है, या शायद यहाँ एक और रक्षक है। क्या वो आर्नोल्ड होगा? बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे लिए एक आउटफिट चुनते हैं। ये तो नहीं, ये तो पक्का ही नहीं। ये नहीं, ये वाली, तुम्हें इसी की जरूरत थी। हालांकि हम भी प्रोजेक्ट डार्ट की तरह स्पेसएक्स से कॉपी कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि 2022 में 500 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिडिमस नाम के एस्ट्रॉयड पर 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराने वाला है। ऑटो पायलट अभी तक नहीं लगाया गया है, तो तुम्हें ये खुद उड़ाकर हीरो बनना होगा। ओह वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मिटियोर धरती से टकराया तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रिएचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए, जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना अंतरिक्ष वाला खाना रॉकेट में रखा हुआ है। वहाँ कोई खाना नहीं है। ये तो बुरा हुआ, क्योंकि धरती पर जरा भी खाना नहीं बचा है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम स्पेस सूट में हो, क्योंकि बाहर -50 डिग्री है और तुम यहाँ बहुत देर तक चलना नहीं चाहोगे। देखकर मैं बताना भूल गया कि कॉकरोचेस भी बच गए हैं और उन्होंने थोड़ा रूप बदल लिया है। तुम्हें भागना चाहिए जब तक हो सके तब तक। आर्नोल्ड, तुम खुद को ऐसी स्थिति में कैसे ले आए? माफ करना, लेकिन तुम भाग नहीं सकते। यहाँ तक कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी तुम्हें अपने YouTube चैनल पर काम करना होगा। तुम कहाँ के लिए उड़ रहे हो? कम से कम नक्शा तो देख लो। ओह, ऐसा लगता है तुम उड़कर सीधे बर्मुडा ट्रायंगल आ गए हो। अफवाहों के मुताबिक यहाँ अक्सर प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे जेट विंग्स और कपड़े कहाँ गए? ऐसा लगता है अफवाहें सच थी और तुम भी गायब होने वाले थे। बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही अजीब चीजों को साइंस नहीं समझती। हालांकि कुछ नॉन साइंटिफिक कहानियां हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ जो भी गायब होते हैं वो दूसरी मिलती जुलती दुनिया में चले जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहाँ सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। ये है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूछें भी हैं, और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और कहानी के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस का एक पुराना शहर है। पूछना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुराने अटलांटिस के लोगों को इन प्लेन्स और शिप्स की क्या जरूरत थी। लेकिन पुराने रीति रिवाज कठोर हैं। तुम्हारे जैसे को तो वो तुरंत गुलाम बना लेंगे, और अगर तुमसे वो नहीं संभला तो तुम्हें स्टीम बोट के फ्यूल में बदल देंगे। सावधान आर्नोल्ड, नए जहाज आ रहे हैं। एक और थ्योरी है, बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है, और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। माफ करना आर्नोल्ड, लेकिन एलियंस को जेंडर के बारे में भी नहीं पता। क्या तुम आखिरकार जाग गए? लगता है इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से तुम बेहोश हो गए थे और कुछ अजीबोगरीब सपने देखने लगे, और इस काले पक्षी ने तुम्हें गलती से दुश्मन समझ लिया। जैसा कि मैंने कहा, साइंटिफिक नजरिए से बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ भी अजीब नहीं होता।
शांत हो जाओ आर्नोल्ड, यहाँ कोई प्लेन, शिप्स या लोग गायब नहीं होते। हाँ, अगर उनके जेट विंग्स का फ्यूल खत्म ना हो। नहा रहे हो? सोचो, अगर एक लहर तुम्हें बाथरूम में नहीं बल्कि एक समुद्र में घेर ले। ब्लैक सी भी दरअसल एक बड़ा सा बाथटब है जिसका साइज 340,000 क्यूबिक माइल्स का है। ये भरने के लिए 243 मिलियन ईयर्स लेगा। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक से हिलती हैं तो उससे वेव्स बनती हैं। सी बेड्स काफी मीटर बढ़ जाते हैं जिससे खतरनाक सुनामी वेव्स बन जाती हैं। हम इस समय पोर्चुगल में हैं। दुनिया की सबसे ऊंची वेव्स यहीं बनती हैं। ये एक चीते की तरह है पर वेव्स की दुनिया में, क्योंकि इसकी स्पीड 60 माइल पर आवर तक पहुंच चुकी है। एक हवाईयन सर्फर को यहाँ 79 फीट की वेव मिली थी। इसके लिए उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। क्या आपने कभी किलर वेव के बारे में सुना है? ये सिंगल वेव्स 80 से 100 फीट ऊंची होती हैं, जो कि शिप से भी दिखाई नहीं देती। वो अचानक से चुपके से आ जाती हैं, इसलिए शिप के क्रू को बचाने का बहुत ही कम समय होता है। किलर वेव सिर्फ एक ही हिट में शिप को डुबो सकती हैं। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर को भी ऐसी हार से जलन होती है। सबसे लंबी वेव्स 1958 में अलास्का की लिटिया बे में रिकॉर्ड हुई थी। वेव 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंची थी और बे के आसपास के पहाड़ों को कवर कर गई, जिसकी वजह से सी लेवल से 1700 फीट की ऊंचाई के खेत भी खराब हो गए। और ये 5.5 स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है। किनारों पर प्रकृति खुद सुनामी आने की चेतावनी देती है। जानवरों को खतरा महसूस होने लगता है और वो जल्दी भागने लगते हैं या अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। पक्षी झुंड बनाकर दूर उड़ जाते हैं। अगर आप जमीन पर हैं तो कार में बैठो, बाइक पर भागो। कुछ ना हो पाए तो कम से कम किंग कॉन्ग से लिफ्ट मांग लो। आपको सलाह है कि सी लेवल से 120 फीट ऊंचाई पर चले जाओ। आर्नोल्ड, बेहतर होगा कि तुम तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर चले जाओ। स्काई स्क्रैपर की हाइट 102 फ्लोर्स या 922 फीट है। एलिवेटर 700 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जाती है, तो तुम्हारे पास पक्का समय है। ओह खैर, ये भी मुमकिन है। पानी के अंदर चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। किसी भी तरह से अपने आप को होश में रखो। आर्नोल्ड, छिप जाओ। ये तो नीचे वाले पड़ोसी हैं, तुम उन्हें डुबो रहे हो। खैर ठीक है, मुझे जाना होगा और तुम्हें खुद सब समझ आ जाएगा। बाय। तुम्हें ये चीजें क्यों चाहिए आर्नी? तुम असली दुनिया में माइनक्राफ्ट बनाना चाहते हो। ये बहुत आसान है। तुम्हें पता है टेट्रिस के बाद माइनक्राफ्ट दुनिया का सबसे बेस्ट सेलिंग गेम है और इसका सबसे पहला वर्जन सिर्फ 6 दिनों में बनाया गया था। तो सबसे अच्छा क्या है, माइनक्राफ्ट या असली जिंदगी? ये शायद बढ़िया हो सकता है। अगर जिंदगी मुश्किल में हो तो तुम आसान मोड चुन सकते हो। यहाँ तुम्हें ना भूख, ना ही डरावनी चीज और ना ही डरने की जरूरत है। पर ये सच में इतनी मजेदार नहीं है। चलो सर्वाइवल मोड चुनते हैं। अब हमें यहाँ असली जिंदगी की तरह एक्ट करना होगा, जहाँ खाना ढूंढना, घर बनाना, खुद को बचाना, एक्सपीरियंस लेना होगा। जाहिर है ये गेम में करना आसान है। बस एक पिक एक्स की मदद से तुम हवा में झूलता बड़ा सा पेड़ काट सकते हो और तुम बड़े से बड़ा पत्थर कुछ सेकंड्स में ही तोड़ सकते हो। यहाँ दिन सिर्फ 20 मिनट्स का होता है और तुम्हारा बेकार पिक्सेलेटेड फेस भी किसी को पसंद आ सकता है। तुम जितना चाहो उतना फास्ट फूड खा सकते हो। ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ मोटे नहीं होगे। तुम यहाँ पूरे साल आराम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ कपड़े भी खरीदने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ ट्रैश कैन की जगह कैक्टस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो किसी भी चीज को गायब कर सकता है। अगर तुम बोर हो रहे हो तो शीप के नाम बदल सकते हो और वो अलग अलग कलर्स में झूम उठेंगी। और हाँ, यहाँ तुम्हें स्ट्रीट में शीप देखने को मिल सकती हैं। भूलो मत, ये माइनक्राफ्ट है। घर जाने का समय हो गया। ओह हाँ, मैं भूल गया था, यहाँ तुम्हारे घर को चोरी करना या तोड़ना भी आसान है। लगता है गेम खत्म हो गई। असली जिंदगी में स्वागत है आर्नी, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी। देखो, किसी ने तुम्हारा घर नहीं तोड़ा, पर जब तुम खेल रहे थे तब तुम्हारे घर में चोरी हो गई। बाय बाय आर्नोल्ड। हे, स्टोर में खाना बंद करो। ये सब्जियां जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं। इस टमाटर में सिल्क वॉर्म जीन है और तुम्हारे आम खीरे में जेनेटिक तौर पर इंसानों वाली 40% सिमिलैरिटी है। लेकिन डरो मत, जीएमओ डरावना नहीं है
और मुझे पता है कि ये तुम्हें कैसे साबित करना है। चलो तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं आर्नोल्ड। इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी है, लेकिन 2018 में चाइना में 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा हुए थे। उन्हें HIV से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया था। अब हम पेंटागन की सबसे सीक्रेट लेबोरेटरी में हैं। वो यहाँ GMO सोल्जर्स बनाते हैं। CRISPR-Cas9 एक नई टेक्नोलॉजी है जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में डालने के काम आती है। एक आम फिश के अंदर बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के जीन्स डाल दिए। अब वो एक ग्लो फिश बन गई। सब्जियों को लंबे समय के लिए और अच्छे स्वाद के लिए मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? क्या तुम लंबे होना चाहते हो? हम माइकल जॉर्डन के जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम तुम्हारे पसीने वाले जीन को हटा देंगे ताकि तुमसे इतनी बदबू ना आए। और मिलिए आर्नोल्ड 2.0 से। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। पसीने के बिना लोग बस में तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे पड़ोस की ग्रैंडमा तुम्हें छोटा सा रेड हेड लड़का नहीं बुलाएगी, अब वो सिर्फ रेड हेड लड़का बुलाएगी। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जरूर है। डिजाइनर GMO बेबीज जल्द ही आने वाले हैं और क्रिमिनल्स के सारे खतरनाक जीन्स को हटा पाना मुमकिन होगा। ये बदलाव की नई शुरुआत है। स्वीट ड्रीम्स आर्नोल्ड 2.0। हे, ये क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, क्या तुमने लैब से सारे सिरिंजेस चुरा लिए हैं? क्या अच्छी खुशबू के लिए तुम खुद में स्ट्रॉबेरी जीन इंजेक्ट करना चाहते हो? और अच्छे बट के लिए कॉर्की जीन? ऐसा मत करो आर्नोल्ड, रुको। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गलत था। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए भी खतरनाक है। गर्मियों में पार्क में वॉक करने से बेहतर और क्या हो सकता है? हम अपनी किस्मत को नहीं चुनते, बल्कि वो हमें चुनती है। आर्नोल्ड, बचकर! वाह, लगता है यहाँ किसी ने रेडियो एक्टिव वेस्ट फैलाया है। हे आर्नोल्ड, अब तुम सुपर हीरो बन सकते हो। आपको पता है मार्वल के वोल्वरिन को असलियत में बेजरमैन कहने वाले थे, तो ऐसे में तुम 20 स्कंक पैकरमैन हो। बढ़िया है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सुपर हीरो के पास 3 सुपर पावर्स हैं, पर आर्मी तुम अकेले नहीं हो जिसके पास सुपर पावर्स हैं। जैसे कि जापान के तलवारबाज इसाओ माची 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही बुलेट को भी काट सकता है। सर्बिया के स्लाविश पैकेट 20,000 वोल्ट के बिजली के झटके झेल सकते हैं और वो ये झटके लेते लेते खाना भी बना सकते हैं। नीदरलैंड्स के विम हॉफ घंटों तक 0 टेम्परेचर से ज्यादा तक की ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने अंडरपैंट्स में माउंट एवरेस्ट तक भी चढ़ चुके हैं। तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? वाह, मुबारक हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने स्कल से कील ठोक पा रहे हो, डैम्स बना रहे हो और अपने शरीर पर सुपर फ्लाइज को भी पैदा होने दे रहे हो। पर सच में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुपर पावर अटपटी सी है, तो DC कॉमिक्स के डॉग वेल्डर से मिलो, जिसके पास डॉग्स को अपने दुश्मनों पर वेल्ड करने की सुपर पावर्स थी। और एक्समैन के ज़ाइटगीस्ट ने पूरी रात ड्रिंक करने के बाद ये पता लगाया कि वो एसिड की उल्टी करता है। तुम्हें पता है बैटमैन की नेटवर्थ $98 बिलियन है। लगता है कि सुपर हीरो बनना बहुत ही कमाल का बिजनेस है। और सुपरमैन कॉमिक बुक की सबसे पहली कॉपी ऑक्शन में $3.5 मिलियन में बिकी थी। और अगर गूगल पर आई रिक्वेस्ट से पता लगाएं तो पता चलता है कि स्पाइडरमैन यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से ज्यादा पॉपुलर है। आर्नोल्ड, मुझे पता है ये बहुत कूल है, पर फिर भी सुपर हीरो का मेन काम अपनी तारीफों में डूबे रहना नहीं बल्कि अच्छाई के लिए लड़ना है। हे दोस्तों, दुनिया खतरे में है। दुनिया तुम्हारे बिना खतरे में है। ठीक है, फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं।